नमस्कार दोस्तों, एसीसी मिशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो कि हमारा अगस्त में पेपर होने वाला है। इस संदर्भ में हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2011 और 2012 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग सीटेट ईवीएस 2013 जो कि जुलाई में एग्जाम हुआ था, उसके प्रश्न पत्र को देखेंगे। पेपर सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बार बार बताया है, दो तीन चीजें आप ध्यान रखे रहिएगा। पहला, पेपर सॉल्व करते समय ध्यान रखे रहिएगा कि आप एक छोटे बच्चे की तरह सोचिएगा, तभी आपका काम होगा। दूसरी बात ये कि आप वो ऑप्शन ढूंढिएगा जिसमें अवसर रहे, डायरेक्ट पर्यावरण से जुड़ाव रहे, या ऐसा ऑप्शन जिसमें बच्चा स्वयं खोज में या स्वयं कार्य में लगा रहे। तो ऐसे ऑप्शन आपके प्राय हमेशा सही होते हैं, ठीक है। और लास्ट बात यह है कि पॉजिटिव और निगेटिव क्वेश्चन के अनुसार चलिएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव, नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव, तभी आपका काम होगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा और हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। अच्छा बताइए, करके देखो मतलब बच्चा जब करेगा तभी तो सीखेगा, इसका क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना? नहीं। हाँ, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। तो मैंने बताया आपको ना, जहां पे हस्तपरक आ जाए, अनुभव आ जाए, अवसर आ जाए, बच्चा इसमें स्वयं काम कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको और देखने की जरूरत ही नहीं है, जितना ऑप्शन पढ़ेंगे उतना कंफ्यूज होंगे, तो तुरंत आप टारगेट रखे रहिएगा, हमें ये ढूंढना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अक्षय दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दत्त कार्य मतलब जो बच्चे को आप काम दे रहे हैं उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। आ गया ना अवसर, तो यही सही आंसर हो जाएगा, बाकी आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मगर अगर जैसे आप टीचर हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे चिड़ियाघर घूमने जाएं, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। अरे अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए थोड़ी होगा। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। पढ़ाई की बात हो रही है, मजा की बात होने रही है। नित्य शिक्षण कार्यक्रम को एक रास्ता को बदलना। शिक्षार्थियों को सक्रिय अनुभव उपलब्ध कराना। तो अनुभव जहां आ गया वही सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुभव, अवसर, हस्तपरक, ये जहां आएंगे वही आंसर सही हो जाएगा। अगला, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? निगेटिव आपको ढूंढना है, कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला देखिए, इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली और सही परिभाषा याद कराने योग्य बताना। तो कभी भी ईवीएस या एनसीईआरटी कुछ भी कभी नहीं कहता कि बच्चों को आप परिभाषाएं याद कराइए, बच्चों को रटवाइए, स्मरण कराइए, ये कभी नहीं कहा जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। बाकी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वही तो पूछा था, कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसका जो पहला नंबर ऑप्शन है वो उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल चाहती है। मतलब वो चाहती है कि गरीबी, कुछ सामाजिक मुद्दे, इस पे वो बल देना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में प्रभावी होगा? मतलब नीचे कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो वो इन चर्चा के विषय पे वो रिलेट कर सकती है? पहला, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। स्लोगन लिखवा दी तो हो गया? ऐसा तो होगा नहीं। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों का चार्ट तैयार करना। चार्ट तैयार करके कौन सा तीर मार लेंगे आप? लास्ट ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना। विश्लेषण मतलब खुद जाओ और देखो गरीबी क्या होती है, सामाजिक मुद्दे क्या होते हैं, और समाज में जो चीज कुरीतियां हैं वो क्या होती है। जब वो देखेंगे तो बेटर तरीके से सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। नहीं, आपको निगेटिव वाला ढूंढना है, नहीं करता। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग एवं रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। भाई अधिगम रिक्ति मतलब बच्चा कहाँ कमजोर है ये तो हमें चाहिए, ये तो पहचान करना है। कमियों की पहचान ये भी होनी चाहिए। शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाने के लिए ये भी होना चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है ग्रेडिंग, यानी कि मार्क देना, तुम कमजोर हो, तुम अच्छे हो, ये कभी भी आकलन का उद्देश्य नहीं होता। तो ये हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, नीचे लिखे गए कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। नीचे क्रियाकलाप आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपसे आगे देखिए लिखा है, इनमें कौन सा क्रियाकलाप जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो जंगल की कटाई हो रही है कौन जिम्मेदार है, आप पढ़ के बताइए। देखिए पहला, खानों का उत्खनन। खानों का उत्खनन मतलब खुदाई। देखिए जब आप खानों को खुदाई करेंगे तो वहां भी झाड़ झाड़ के पेड़ पौधों को काटेंगे, तो इसका मतलब जो है ए नंबर जो है वो सही आंसर है। ए नंबर जो है सही है। बी, बांधों का निर्माण। देखिए बांध का निर्माण सीमेंट वगैरह से होता है, तो वहां भी जंगलों की कटाई की कोई वैल्यू वहां पे नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा आपका। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी। देखिए पत्तियां और जो जड़ी बूटी आप इकट्ठा करते हैं बाजार में बेचने के लिए, ये आपका जैसे अब पत्ती आप लाए, जड़ी बूटी लाए, इसमें पेड़ों की कटाई कहाँ है, नहीं है। अगला है बांस की टोकरी। बांस की टोकरी से जंगल का क्या संबंध है, बांस तो एक ही प्रकार का पेड़ है। लास्ट है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो जो गिरे हुए पत्ते हैं उनसे भी जंगल को नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण। बांधों के निर्माण में अभी मैंने आपको बताया सीमेंट वगैरह लगता है, लेकिन बांधों के निर्माण में लकड़ी भी लगती है, ठीक है। तो इसलिए जंगलों की कटाई के लिए ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन दोनों जिम्मेदार हैं, ठीक। तो जंगलों की कमी के लिए ये जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी है दोनों जिम्मेदार हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला, ये प्रश्न कल भी अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दूसरी या तीसरी बार आ चुका है। ये कांसे, देखिए लिख रहा है कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो मैंने आपको बताया था कि गोलकुंडा का जो किला है वहां पर, गोलकुंडा का जो किला है वहां पर कांसे की तोप मिली है। क्या मिली है, तोप। और जो कांसा होता है, कांसा, ये कॉपर और टिन, कॉपर और टिन का मिक्सर होता है और ये बहुत ही मजबूत होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या हमारा ऑप्शन है। पहला है कांसा लोहे चांदी का, नहीं, गलत, हटाइए। कांसे को तांबा एवं टिन से पिघलाकर तैयार किया गया है, सही बात है, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप एवं मूर्ति, बिल्कुल सही है, सी वाला भी सही है, तोप और मूर्ति बनती है। डी वाला ऑप्शन, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम की तुलना में हल्के एवं अधिक मजबूत, नहीं, एल्युमिनियम ज्यादा मजबूत होता है कंपेरिजन टू कांसा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए बी तथा सी ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला देखिए क्वेश्चन लिखा है, गांधी धाम का रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, यात्राओं की दिशा क्या होगी, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा उसको हमें दिखाना है। देखिए ध्यान समझिएगा, मैप में जब भी हम डायरेक्शन पढ़ते हैं तो ऊपर पढ़ते हैं उत्तर दिशा, यहाँ बगल में पढ़ते हैं पूर्व, इधर पढ़ते हैं दक्षिण दिशा और इधर पढ़ते हैं आपका पश्चिम दिशा, ठीक है, पश्चिम दिशा। चलिए ध्यान समझते हैं। बोल रहा है गांधी धाम, अगर आप भारत नक्शा देखेंगे तो गांधी धाम यहाँ कोने पे है नीचे, ठीक है। यहाँ से कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, मध्य प्रदेश, भोपाल, भोपाल बीचों बीच है तो इधर जा रहा है, मतलब यहाँ से इधर जा रहा है, मतलब पहले कहाँ गया वो पूर्व में, पहले कहाँ गया पूर्व में, फिर हैदराबाद, हैदराबाद यहाँ तेलंगाना नीचे है, फिर वो हैदराबाद आ रहा है, यानी कि कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा में। तो व्यक्ति अगर गांधी धाम से भोपाल जा रहा है तो पहले पूर्व जाएगा फिर दक्षिण जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, पहले पूर्व दिशा में जाएगा और फिर साउथ डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न, इसको हम समझते हैं और उसको लगाने प्रयास करते हैं। ये थोड़ा सा कपड़ा भीग गया है, दिक्कत कर रहा है, ठीक है। देखिए
70 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। देखिए लिखा है 1 सेमी, हम लिख रहे हैं सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर लिखा है। अभी कह रहा है कि यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए इतनी दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो आपको नीचे लिखे गए ऑप्शन में बताना है दूरी कितना है। ध्यान समझिएगा, 1 सेमी बराबर 110 है, 15 सेमी बराबर हो जाएगा 15 गुणे 110, गुणा कर दीजिएगा 15 0 0, 15 कम 15, 15 कम 15 16, 1650 मीटर। लेकिन 1650 मीटर ऑप्शन में आया ही नहीं है। कोई बात नहीं, 1650 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर देते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, यानी कि मोटा मोटा 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 1/1000, मतलब 1650 को 1000 से आप भाग दे दीजिए, 1.65 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन 1.65 किलोमीटर। ठीक है, अगला माउंट एवरेस्ट किसका भाग है। देखिए मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था माउंट एवरेस्ट कहाँ का है, नेपाल का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8950 मीटर। ठीक है, मीटर, ठीक है। और ये इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इस पे भारत की बछेंद्री पाल, ठीक है, भारत की सर्वप्रथम जो महिला थी बछेंद्री पाल ने इस पर्वत की चढ़ाई की थी और वहां पे लगभग उन्होंने 1.5 घंटे का समय बिताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखे रहेगा 1984 में। क्लियर, 1984 में। इतनी जानकारी आपको इससे जाननी है माउंट एवरेस्ट से, क्योंकि जो चैप्टर आया है उसमें इतनी जानकारी है। तो आपको हर चैप्टर से एक दो छोटे मोटे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखे रहेगा। ठीक है, नेपाल में है, उसकी ऊंचाई 8950 मीटर है। और उसके बाद में दूसरा आपका ये हो गया कि इसको सागर माथा कहा जाता है। ठीक, अगला नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद में आपको क्या करना है, आगे पढ़ लीजिए। अच्छा, माउंटेनिंग में ग्रुप लीडर, मतलब अगर आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, अगर आप ग्रुप लीडर हैं तो आप क्या क्या करेंगे उस पर चयन कीजिए। पहला, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बिल्कुल भाई, अगर आप लीडर हैं तो लोगों की हेल्प तो करेंगे ही करेंगे, पहला नंबर सही है। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चल सके। लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं आप जो आगे चलेंगे सीना तान के, आपको पीछे रहना है ताकि किसी को दिक्कत हो, कोई फिसल गिरे तो आप उसको बचा सके, क्योंकि आप लीडर हैं। तो बी वाला तो सही नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। ना, रुकने के लिए नहीं कहना, उसकी मदद करना, उसको आगे लेके जाना। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। डी नंबर, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके खाने पीने का इंतजाम करना। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर बीमार है तो आप उसका ध्यान रखिए, केयरिंग कीजिए, दवा दीजिए। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, बिल्कुल सही बात है। पता लगी आप कहीं रुक गए, बर्फ ही गिर गया, सब साफ हो गए, इसलिए आप अच्छी जगह ढूंढेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, डी सही हो गया और ई सही हो गया। देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, डी, ई कहाँ है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए ए, डी, ई लिखा है, वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक कर यह सिद्ध किया मलेरिया मच्छर से फैलता है। इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए मलेरिया बार बार आ रहा है तो इसको एक बार और चर्चा कर ही देते हैं। देखिए मलेरिया, ध्यान समझिएगा, बात करें मलेरिया की तो मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर एनाफिलीज, ठीक है, मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है। साथ ही साथ मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। और उसके बाद में इसकी दवा को रोनाल्ड रोस ने खोजा था। किसने? रोनाल्ड रोस ने खोजा था और 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ 1905 में इनकी डेथ हो गई थी, ये मर गए थे और मरते समय भी ये कह रहे थे कि कुछ खोज लूंगा, जरूर खोज लूंगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा।
तो मलेरिया के संदर्भ में हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था किसने खोज की थी, तो रोनाल्ड रोस ने खोज की थी, जिन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है। क्लियर? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। ओके, कपकपी, बुखार, सिरदर्द, अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूं। रक्त की जांच करने के बाद में डॉक्टर ने मुझे कड़ी दवाई दी है और ये लक्षण होता है, कपकपी के साथ बुखार होता है मलेरिया का लक्षण। जब मच्छर काटेगा तो आपको कपकपी के साथ बुखार आएगा। तो इस ऑप्शन, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मलेरिया। क्लियर? मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है ये, और क्या पूछेगा, फिक्स चैप्टर है तो पूछेगा ही पूछेगा। अगला, अल बरूनी कौन था? देखिए, मैंने आपको बताया था कि अल बरूनी कौन था, ये उज्बेकिस्तान से आया था। कहां से? उज्बेकिस्तान से हमारे भारत देश में आया था। इसने तहकीक ए हिंद किताब नामक लिखी थी, तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद। और इसने किसके बारे में, तालाबों के बारे में बताया था। ध्यान रखिएगा, ये जब ये आया था हमारे भारत देश में 973 ईस्वी में आया था। 973 ईस्वी में अल बरूनी भारत आया था। इसने तालाबों के बारे में लिखा है। इसकी जो किताब है वो तहकीके हिंद के नाम से है। और 1973 में इसके मतलब भारत में आने के पूरे 1000 साल हो गए थे। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्या पूछा था भैया? हाँ, अच्छा, अल बरूनी कौन था? देखिए, ये लास्ट ऑप्शन लिखा है, उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने किताब लिखी थी जो हमारे देश के बारे में जानकारी के लिए सहायक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है, ये जो महमूद गजनवी था जिसने हमारे भारत देश को लूटा बार बार, उसके साथ भी ये आया था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात को जगने वाले जानवर हर चीज को, देखिए, रात को जो जानवर जगते हैं तो क्या देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, रात को जगने वाले जानवर जितने भी होते हैं वो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और कुछ ही जानवर होते हैं जो रंगीन चीजों को देख पाते हैं, जैसे बंदर हो गया या कबूतर। ठीक है, बाकी जो जितने जानवर होते हैं वो सारे के सारे सब चीजों को क्या देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथियों के झुंड में सही कथन चुनिए। देखिए, हाथियों के झुंड के बारे में बात करें, पहला लिखा है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं, 14 से 15 वर्ष के बच्चे। बिल्कुल सही बात है, उसमें मेल नहीं होते, मेल होते हैं बच्चे, फिर वो चले जाते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है आपका ये यहाँ पे सही हो जाएगा, हाथियों के रेस्पेक्ट में। हाथियों के एक झुंड में केवल एक ही परिवार नहीं, एक झुंड में कई परिवार के बच्चे हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। बिल्कुल सही बात है, औरत यहाँ पे क्या होती है, नेता होती है। चलिए, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? ठीक है, नहीं, एक झुंड में, याद कीजिए, एक झुंड में मैंने आपको बताया था 14 से 15 लोग रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी नंबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी में है, ए और सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल है, दो आंसर। चलिए, पंखड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं? देखिए, जब आप फूल लेंगे, फूल को ध्यान से देखेंगे तो बीच में पाउडर जैसी संरचनाएं होती है, सफेद सफेद, उसको कहते हैं पराग। ठीक है, क्या कहते हैं, पराग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, ये देखिए आ गया, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद से जाएं तो रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाली कौन सी सामान वहां पे मिलेगा, कौन सी चीजें बेचते होंगे? तो मैंने जब आपको ओमना की डायरी बताई थी, उसमें बताया था कि जब वो जा रही थी अपने घर से, गुजरात से निकली थी, तो उसके माता पिता क्या लेके चले थे? उसके माता पिता लेके चले थे नींबू वाले चावल, ढोकला, फाफड़ा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, और यही इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये गुजरात में बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, ध्यान से समझिएगा, पक्षी अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं, इसको हम समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, जैसे अभी हम लोग क्या होते हैं, जैसे हम लोग क्या, जो इंसान होता है, जो नया नया लवर होते हैं, वो ऐसे देखते, ऐसे खड़े रहेंगे, उस अपनी वाली से बतियाते रहेंगे, उससे बढ़िया कोई और दिख गई ना तो ऐसे करते हैं, ओह दिस इज वेरी गुड, एक और दिख गई, दिस इज वेरी गुड, तब से सामने थड़ाक से मुंह थप्पड़ पड़ जाता है, हरामखोर कहीं, उधर कहां देख रहा है रे, सामने देख।
अब यही लफड़ा हो जाता है पक्षियों में। अब पक्षियों में क्या है, अब पक्षी से खड़े हैं, अब से देख रहे हैं, उनको भगवान ने इधर भी आंख दिया है, इधर भी आंख दिया है, तो एक साथ वो दो दो को देखते रहते हैं। ठीक है, दो दो को देखते रहते हैं। लेकिन मैटर ये हो जाता है कि अगर कोई ऐसे यहां देख रहे हैं, इधर चली गई, तो हम लोग तो ऐसे आंख घुमा के देख लिए, पक्षी नहीं देख पाते, पक्षी से पूरी पूरी गर्दन घुमा देते हैं। अर्थात आंख की जो पुतली है वो पक्षियों की नहीं घूम पाती, नहीं घूम पाती, इसलिए पूरी पूरी गर्दन घुमाते हैं और हम लोग तो देख लेते हैं। ठीक है, पक्षी नहीं देख पाते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंख की पुतली नहीं घूम पाती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन, बार बार देखिए पूछ रहा है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसे आयरन की कमी पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी होगी उसमें खून की कमी होगी, खून की कमी होगी मतलब उसमें अनीमिया रोग होगा। और जब भी आप में खून की कमी है तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आंवला खाइए, जिससे आपको लोहा यानी कि आयरन मिलेगा और आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। सीधा आपको एग्जैक्ट शब्द लिखेगा, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए ऐसे ही नहीं कर रहे हैं 25+ आप पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे अगर आपने सब पेपर कर लिया और पेपर से पहले सारे जो वीडियोस पड़े हुए हैं 10, 12, 15 ठो उसको आपने देख लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला, स्वतंत्र रूप से प्रयोग कुशलता अर्जित करना, आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, नहीं, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। ये एकदम 100% सही है, बाहरी जीवन से जोड़ना। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुरूप नहीं है, निगेटिव ढूंढिए, नहीं है, कौन सा नहीं है भाई। शिक्षार्थियों के अनुकूल होना चाहिए, मानसिक स्तर के बिल्कुल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों के ज्ञान को कौशल कर लैस करना चाहिए, ये भी सही है। ये देखिए आपका, उसे 1 मिनट लैस करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को परोपकार, ये भी सही है। हाँ, सेकंड नंबर देखिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि काम की दुनिया में काम करने के लिए थोड़ी नॉलेज होता है, नॉलेज होता है अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी विकास के लिए। तो जो कर रहा है लैस कर, ये लैस फैस कुछ नहीं होता। ठीक है, हथियार थोड़ी है लैस करके जाएंगे लड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, क्योंकि कहा है नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता स्थान दिया गया है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या के लिए, चिंतन एवं विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर। आ गया ना, अवसर, अनुभव, हस्तपरक, जहां आ गया ब्रह्मास्त्र, सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। 85, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। अब आप सोचेंगे अच्छा आपने बताया था कि कविता और कहानी, तुरंत कल्पना वाला ऑप्शन ढूंढेंगे, कहाँ है, कहाँ, ये नंबर, शिक्षार्थियों में कल्पनाशील सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, सही हो गया। चलो 1 नंबर फिक्स। अरे भैया पहले पढ़ लो, वो बोला है उद्देश्य नहीं है, नहीं भला ढूंढना है, तो पहला तो कल्पना तो होता है, ये सही हो गया। विषय में रुचि का विकास करना, ये भी सही हो गया, कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो नित्य एवं एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना उद्देश्य नहीं होता, उसी को अच्छे ढंग से पढ़ाना होता है। शिक्षार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध करना, हाँ, आनंद मजा से भी वो सीख जाएंगे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़िएगा तब मारिएगा आंसर। ठीक, चलिए 86, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही, विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती, नेगेटिव वाला नहीं करती। चलिए देखते हैं। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो पाठ्यचर्या का कतई उद्देश्य नहीं होता कि परिभाषा याद कर, पाठ्यचर्या याद कर, हे याद कर, हो याद कर, बिल्कुल नहीं होता। तो नेगेटिव यही है सही आंसर। ठीक, बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए लेकिन सही यही होगा। आगे
नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण परिचित कराना चाहती है, मतलब बताना चाहती है कि जो जानवर होते हैं हमारे साथी हैं। प्रकरण को अधिक रोचक तरीके से सिखाने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त स्थिति होगी? पहला, शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों को चित्र को देखने के लिए कहना। हाँ ठीक है, लेकिन आगे विभिन्न जानवरों के चित्रों को वाले चार्ट का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। विभिन्न जानवरों के चित्रों को सैंपल पर लगाना, ये भी सही है। जानवरों तथा उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, देखिए ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था फिल्म मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री, आप टीवी में दिखा देंगे ना कि देखो बेटा ये जानवर ये काम करता है, ये काम करता है, इसको मत मारो, ये वगैरह, तो उससे बच्चे सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे, सीख भी लेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका कोई फिल्म दिखा दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है भाई? हाँ, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड शामिल किया गया है, हम क्या समझे। मतलब पाठ आप पढ़ लेंगे तो नीचे लिखा है हम क्या समझे। इसका मतलब देखिए, यह सुझाव दिया गया है इस खंड में शामिल प्रश्नों का उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि इस आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन शिक्षक की सुविधाओं को बढ़ाता है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है बच्चे कैसे सीख रहे हैं, है ना। हम क्या समझे, जैसे आपने बता दिया हवा के बारे में, अब बच्चे पूछे बेटा बताओ हवा क्या होती है, तब ना वो बताएगा सर चलती है, ठंडा लगता है, गर्म लगता है वगैरह वगैरह, तब तो समझ में आएगा क्या समझा। इसलिए इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों ने क्या समझा। चलिए आगे, प्रयोगशाला, खोजना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए इस संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधि करता है, आपको सही ढूंढना है। खाना वाला, ठीक है, खाना भोजन। एक प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, हाँ हो सकता है, सही हो सकता है। सैंपल पर उस प्रकार के सभी भोज्य तत्वों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य तत्वों के उदाहरण देता है, प्रत्येक के अनिवार्य तत्व बताता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से जानकारी एकत्र करें। देखिए, अगर प्रकरण पर एक वो वीडियो दिखा देगा तो वीडियो बच्चों ने देख लिया, खाना हाँ सीखेंगे, हम नहीं करने सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। लेकिन अगर एक ध्यान दीजिए आप, सैंपल पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थ, जैसे मिठाई बनाया, रोटी बनाया, बिस्किट बनाया, सबका चित्र बना दिया, बच्चे ने देख लिया और एक एक बारे में उसने बता दिया अच्छे से, तो इससे बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे लास्ट प्रश्न, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है, ठीक है। प्रकरण पढ़ा रही है कि हर जगह हवा है, वो गतिविधियां निम्नलिखित करती हैं, कौन सही है आपको बताना है। पहला नंबर, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों की संकल्पना और संकल्पना को समझने के लिए व्याख्या था, संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। इसमें नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, घुमाने लेके जाइए, प्रत्यक्ष अनुभव दे दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि अवसर, अनुभव, हस्तपरक, बच्चे को पर्यावरण से जोड़ना और साथ ही साथ पॉजिटिव निगेटिव, ये 5 चीजों पे आप ध्यान रख लीजिए। ईवीएस में 25+ आपका फिक्स है, ठीक। तो ये था हमारा सीटेट ईवीएस जुलाई 2013 का जो ईवीएस का पेपर, उसको हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। एक बार आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो की रीच बढ़े, हमें भी थोड़ा प्रॉफिट हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।